नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण की दूसरी क्लास लेके आए हैं आपके सामने। तो पिछले वीडियो में जहाँ से हमने अंत किया था उसके बाद से हम प्रारंभ कर रहे हैं आज। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो संस्कृत के वर्ण विचार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्ण विचार क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर हम मुख से मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण एवं अक्षर कहते हैं। तो किन्हें कहते हैं वर्ण या अक्षर? तो मुख के द्वारा जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण और अक्षर कहलाते हैं। संस्कृत में एक इसका सूत्र है कि ना क्षरति इति क्षरः। ठीक है, ना क्षरति इति अक्षरः। तो जिसका क्षरण ना किया जाए अर्थात जिसका खंडन ना किया जाए अर्थात जिसका विनाश ना हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, और इसको जो अक्षर है यह अक्षर लिपिबद्ध रूप से जब लिखा जाता है तो इसी को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आ ई उ का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या ऐसे करके आदि जितने यानी देखें तो जो कुल मिला के 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों को ही अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ण के भेद। तो वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, एक क्या है? एक है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर का एक सूत्र है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात कहा जाए तो जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो क्या होता है? वो स्वर होता है। ठीक है, जैसे अ ई उ री ली ए ओ, ये सब क्या है? ये स्वर हैं जिन्हें क्या है कि एकदम स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, और संस्कृत में स्वरों की जो संख्या है वो कुल मिला के 9 मानी गई है। ठीक है, कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। कौन कौन से हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री ली ए ओ ऐ और औ। ठीक है, तो आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये कुल 9 क्या है? ये तो संस्कृत के स्वर है। ठीक है, तो ये 9 क्या है? संस्कृत स्वरों की संख्या है 9। ठीक है, और इसको जो हमारा महेश्वर सूत्र है, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके बारे में कुछ चर्चा की थी कि पाणिनि के अनुसार जब महादेव की प्रकटता हुई थी तो वहाँ पर डमरू उन्होंने जब बजाया था तो उससे कुछ जो नाद निकले थे, तो उससे पाणिनि ने महेश्वर सूत्र का निर्माण किया था। उन महेश्वर सूत्रों से जो 14 महेश्वर सूत्र थे, उन 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। तो उन्हीं में से एक अच प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ये 9 स्वरों का निर्माण हुआ है, या कहे तो ये 9 स्वर पाए जाते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 स्वर पाए जाते हैं। अगर मूल रूप से हम स्वरों की संख्या देखें तो कुल मिला के 5 हैं।
कौन कौन से है? तो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, छोटी री है, छोटी ली है। ये कुल मिला के 5 क्या है? मूल स्वर है। ठीक है, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं तो कुल मिला के मूल स्वर 5 है। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 है और हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 3 है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर कहें या संयुक्त स्वर कहें। ठीक है, तो संयुक्त स्वर में देखें तो दीर्घ में इन जो मूल स्वर है इनसे मिलकर जो इनके जाति के स्वर होते हैं, या कहें तो हम सजाती, क्या कहें? सजाती, जो इनके सजाती स्वर होते हैं उनसे दीर्घ का निर्माण होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो गया? बड़ा आ। अर्थात देखें तो ये दोनों क्या है? एक ही जात के हैं, अर्थात सेम है। इन सेम वर्णों के मिलकर या सेम स्वरों से मिलकर ही दीर्घ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? सजाती। इसी तरह जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर क्या हो गई? बड़ी ई, तो ये क्या हो गई? सजाती। ठीक है, और जो विजाती होते हैं उन्हीं विजाती स्वरों को क्या मेल से जो निर्माण होता है दीर्घ स्वरों को, या कहे तो संयुक्त स्वरों को, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे देखें तो देखिए ये छोटा आ है और प्लस छोटी ई है। छोटा आ प्लस छोटी ई से क्या बना? ए बना। ये दोनों क्या है? अलग अलग जात से या अलग अलग मेल के हैं। ठीक है, तो इनका मेल नहीं हो रहा था, इसलिए एक नए स्वर का निर्माण किया, तो इसलिए क्या कहे जाते हैं? विजाती स्वर भी कहे जाते हैं। तो ये और संयुक्त स्वर हो गए, क्या है? दो स्वरों से, अलग अलग दो स्वरों के मेल से इनका निर्माण हुआ है। फिर छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, फिर छोटा आ प्लस ए आय हो गया, फिर छोटा आ प्लस ओ आओ हो गया। तो ये मूलतः जो है 4 संयुक्त स्वर हैं। क्या है? 4 संयुक्त स्वर हैं। अर्थात पूछा जाए तो मूल स्वरों की संख्या 5 है और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। तो 5 और 4 मिला के मुख्यतः कुल कितने स्वर हो गए? तो 9 स्वर हो गए, जो हमारे पाणिनि के द्वारा लिखे गए महेश्वर सूत्र या उनके द्वारा बनाए गए प्रत्याहारों से निर्मित पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सूत्र है कि उकालोइन त्रस्वर दीर्घ लुप्तः, अर्थात एक मात्रिक द्विमात्रिक स्वरों की तथा ह्रस्व दीर्घ प्लुत की संज्ञा स्वरों में पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में कि देखिए क्या कह रहा है कि उकालो अन्यत्र स्वर दीर्घ लुप्तः। ठीक है, अर्थात क्या है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि से देखा जाए तो एक मात्रिक और दो मात्रिक स्वरों की क्या हुई है? संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है? संज्ञा होती है। तो किस सूत्र से होती है? उकालोन्त्रस्य स्वर दीर्घ लुप्तः। ठीक है, इससे होती है। अब उसके बाद आते हैं स्वरों को भेद के देखते हैं। स्वरों के भेद क्या है? तो स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ह्रस्व। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो होता है जिसमें केवल हमारे मुख के द्वारा उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है। कितने समय का? 1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, जहाँ पर 1 सेकंड का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। और ह्रस्व के अंतर्गत आने वाले जो स्वर है वो है छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और छोटी री है और छोटी ली है। तो ये क्या है? ह्रस्व है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने बताया दीर्घ। अब इन सजाती जो है सजाती स्वरों से निर्मित होकर जो बनते हैं वो दीर्घ कहलाते हैं। जैसे क्या है? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। ठीक है, और फिर क्या है? बड़ी री है, फिर क्या है? बड़ी ली है। ठीक है,
इनसे क्या होता है, ये दीर्घ निर्मित होता है। किससे? जो सजाती, जो एक ही रूप के स्वर से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद होता है प्लुत। देखिए, जो 2 सेकंड से अधिक समय लगाते हैं उन्हें दीर्घ कहते हैं। ठीक है, जो 2 सेकंड का समय लेते हैं, अर्थात कहे तो 1 सेकंड, जो ह्रस्व से दुगना समय लेकर उच्चारित किए जाते हैं वो दीर्घ कहलाते हैं। और उसके बाद जो दीर्घ स्वर के से दुगना समय लेकर उच्चारित होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। ये खासकर किसी नाटक मंच में अहम भूमिका निभाता है या किसी श्लोक में जब हम बोलते हैं तब होता है। जैसे होता है, तो शब्द देख लीजिए कि जैसे नाटक मंच पे या किसी आश्चर्य चीज पे होता है, बोलते हैं राम, हे राम। ठीक है, क्या बोलते हैं? हे राम, अर्थात देर तक मुंह खुला रहता है। और देखिए, उष्माएं भी देर तक हमारे मुख से निकलती है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ओम, ओम भी क्या होता है? ओम भी काफी देर तक के मुंह खुले होने से बोला जाता है। तो यहाँ भी क्या होता है? ओम और ये राम क्या है? ये प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? वर्णों का उच्चारण काल देखते हैं। तो उन वर्णों का उच्चारण काल का एक सूत्र है, वो क्या है कि जो अभी हमने बताया था यहाँ पर नोट में कि एक सूत्र क्या है? उका लो अंग लो अन स्त्र स्वर दीर्घ लुप्तः। उसी तरह एक है श्लोक है कि एकमात्रो भवेत ह्रस्वो, एकमात्रो भवेत ह्रस्वो, 2 मात्रो दीर्घ उच्यते और त्रिमात्रस्तु लुप्तो ज्ञेयो व्यंजनम धर्म मात्रिकम। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि एक मात्रो भवेत ह्रस्व। ठीक है, अर्थात क्या कह रहा है कि एक मात्र वाले क्या कहलाते हैं? ह्रस्व कहलाते हैं। और द्विमात्रे है दीर्घ उच्चते, और 2 मात्राएं वाले जो होते हैं वो दीर्घ कहलाते हैं। और त्रिमात्रस्तु प्लुतो, जो 3 मात्राओं का समय लेते हैं वो प्लुत कहलाते हैं। ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, अर्थात जो कहे तो अर्ध समय लेते हैं, आधा समय लेते हैं बोलने में, आधा सेकंड का समय लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सूत्र आपके समझ में आ गया होगा कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, 2 मात्र दीर्घ उच्यते और त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। ठीक है, अर्थात कहें तो ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, ठीक है, एवं प्लुत स्वरों की 3 मात्रा है ना, या त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी या होनी चाहिए। ठीक है, जाननी चाहिए। ठीक है, तो व्यंजनों की कितनी? आधी मात्रा जाननी चाहिए। ठीक है, तो ये है जो है हमारे स्वर और व्यंजन। ठीक है, उसके बाद फिर आता है व्यंजन। व्यंजन जो है ये हमारे महेश्वर सूत्र से बने जो प्रत्याहार है वो हल प्रत्याहार से निर्मित होता है। किससे? हल। इसके बाद के वीडियो जो आने वाली क्लास है उसमें हम आपको महेश्वर सूत्र को विस्तार से पढ़ाएंगे। पहले हम वर्णों को देख लेते हैं, जो एक सिलेबस अकॉर्डिंग चलती है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार चलते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो स्वर क्या है? स्वर अच प्रत्यय में है और व्यंजन हल प्रत्याहार में है। ठीक है, अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार। देखिए, इसका एक जो है सूत्र है कि अनवज्ञ भवति व्यंजनम। क्या कहा है कि अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजनों या व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से न बोले जाने या न बोला जा सके तथा जो स्वर की सहायता से बोला जा सके। ठीक है, अनज्ञ अर्थात जो अपने से ना बोला जा सके, किसी दूसरे के। ठीक है, क्या है? अनज्ञ
अनवज्ञ भवति, अर्थात किसी दूसरे की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके तथा जो स्वर की सहायता से ही उच्चरित हो, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और प्लस आ, ठीक है, हलंत लगा हुआ है, मिलके क्या होता है? का होता है। उसी तरह जैसे क्या होता है? खा, हलंत प्लस छोटा आ बराबर खा। ठीक है, ऐसे करके सभी जितने भी व्यंजन हैं वो बिना स्वर के उच्चरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अर्थात देखा जाए तो जो स्वर के सहयोग से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। किसके साथ? हलंत के साथ ही। ये पॉइंट ध्यान रखिए कि व्यंजन में व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं या जो होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जा सकता है। किसके साथ? हलंत के साथ ही लिखा जा सकता है। जैसे क, च, ट, त, प, है ना, ये जितने भी हैं ये सब किसके साथ लिखे जाएंगे? हलंत के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। तो जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, अर्थात कहाँ तक के? ये जो हमारे कितने जो 25 व्यंजन आते हैं का से लेके माँ तक के, का से माँ तक के, इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त रूप से बने हुए हैं। ठीक है, उनका जो है वो अर्ध नहीं हो, पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए क्योंकि उनमें हलंत नहीं होता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जो हलंत के साथ लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम। ठीक है, यहाँ भी हमने पढ़ा और यहाँ भी देखा कि व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम। ठीक है, तो अर्थात जो आधा मात्रा से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। ठीक है, कितने? हल प्रत्याहार में, किसमें समाहित होते हैं? हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। और इनकी कुल संख्या अगर देखें तो कितनी है? 33 मानी जाती है। ठीक है, कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। कुल व्यंजन की संख्या कितनी? 33। और जो हमने यहाँ पर बताया है वो स्पर्श संख्या है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। बात समझ में आ रही है? जो कितने माने जाते हैं? 25 माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन, इसको अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, जो या, रा, ला है और वह है, इसे क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, अर्धमात्रिक भी कहा जाता है और अर्धस्वर। इसलिए कभी ये पाया जाता है कि ये अर्धस्वर है। ठीक है, और अर्धमात्रिक भी, इसीलिए कुल मिला के 33 माने जाते हैं। कितने? 33 माने जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो मुख्यतः रूप से वो 25 ही होने चाहिए, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो कुल कितने हैं? 33 है। ठीक है, क्या है? कुल 33 व्यंजन है माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 33। आइए आगे देखते हैं कौन कौन माने जाते हैं। तो व्यंजन के प्रकार देखते हैं कि महेश्वर सूत्र में व्यंजन के 3 प्रकार गिने जाते हैं। जो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत व्यंजनों को गिना जाता है वो कितने प्रकार के गिने जाते हैं? 3 प्रकार के गिने जाते हैं। पहला कौन है? स्पर्श व्यंजन है। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और तीसरा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, और जो महेश्वर सूत्र से अलग है या कहे तो महेश्वर सूत्र के में परिणित नहीं है तो वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन है? जो महेश्वर सूत्र में
परिणित नहीं है। तो वही हमने आपको बताया ना, महेश्वर सूत्र में ये परिणित नहीं है, ठीक है। इसे सॉरी ये नहीं परिणित कौन कि ये संयुक्त जोन है हमारा सा और सॉरी ये छा त्रा और ज्ञा, ये क्या है, ये संयुक्त है। और ये तीनों जो व्यंजन है ये क्या महेश्वर सूत्र में परिणित नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 4 3 7 25 7 कितना हो गया, 25 7 35 25 4 29 और 3 कितना हो गया 32, ठीक है 32। और एक कौन है तो हाँ एक हमारा वो है स्रा, ठीक है, एक हमारा क्या है स्रा है, ठीक है। इनको क्या है व्याकरण के अंदर इनको परिणित नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए अगर देखा जाए तो मूलतः अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं 33 होते हैं। और व्यंजन के प्रकार कुल कितने होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं, जो मुख्यतः महेश्वर सूत्र के अंतर्गत रखा गया है या उसके तहत लिया गया है, ठीक है। तो कौन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और जो संयुक्त व्यंजन है वो क्या है कि महेश्वर सूत्र में वे परिणित नहीं है। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भागों अर्थात कहे तो कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ का स्पर्श होता है उन्हें क्या कहा जाता है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है जो क्या होता है कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ है ना के मध्य हमारी जीभ क्या करती है स्पर्श करती है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ये 25 हैं। इनका लघु नाम क्या होता है, इनका लघु नाम है कु चू टू तू पू, ठीक है। क्या है कु चू टू तू पू, ये क्या है यह स्पर्श व्यंजन है। इनका एक उच्चारण स्थान के साथ साथ देखिए ये इनके उच्चारण स्थान भी कहलाते हैं। कौन कौन कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। और इनके कुछ क्या है वर्ग भी हैं, क्या है इनके कुछ है वर्ग भी हैं जिन्हें इनके पहले अक्षर से इनके वर्ग का निर्माण होता है। जैसे का वर्ग है, ठीक है, खा वर्ग है, चा वर्ग है, सॉरी का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ठीक है, टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है, ता वर्ग है, फिर पा वर्ग है। ये क्या है वर्गों द्वारा भी इन्हें जाना जाता है। कैसे उच्चारण स्थान के साथ साथ इनका जो है लघु नाम भी है। जिसे लघु नाम क्या है कि कु है, चू है, टू है, ठीक है, तू है और पू है। ये इसका क्या हो गया लघु नाम हो गया। और ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग इनका वर्गिक नाम है, ठीक है। तो ये क्या है स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। बाकी इनके जो कुछ और होते हैं जो इन वर्गों का पंचमाक्षर होता है, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, अंगा, इया, ड़, न, म, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे मुख और नाक, ज़्यादातर नाक पे इनका भार होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अनुनासिक भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या कहा जाता है अनुनासिक भी इन्हें कहा जाता है। तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि ये वर्ग भी है और इनका पंचमाक्षर जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक भी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखो कहा है यड़ो अंतस्थ, यड़ो अंतस्थ यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो या रा ला वा कौन चार है, कौन या रा ला वा, ये चारों या रा ला वा क्या कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अर्धस्वर,
ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, या रा लावा जो अंतस्थ व्यंजन है वो अर्धस्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। और इनका जो है सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सूत्र है कि सल ऊष्माणः, ठीक है, क्या है, सल ऊष्माणः, अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या है, ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से हैं, जैसे तालाबे सा है और मूर्धन्य सा है और दंत सा है और हा है, ठीक है, क्या है, तो तालब सा है और मूर्धन्य सा है और दंत सा है और हा है, हा है, ठीक है। ये 4 वर्ण क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। इनको बोलने में देखिए सा हा, इनको बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा अधिक निकलती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने संयुक्त। जिस तरह अभी हमने आपको उपरोक्त में पढ़ाया कि 2 स्वरों के मेल से, अलग अलग या विजातीय स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ है, उसी तरह 2 व्यंजन वर्णों के मेल से, ठीक है, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से ही संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए, जैसे का है, का में हलंत है, आधा का है प्लस मूर्धन्य सा है, ठीक है, फिर प्लस छोटा आ है, मिलके क्या बना, छा, छतरी वाला छा बना, ठीक है। फिर उसके बाद ता प्लस रा हलंत में है, उसके बाद प्लस छोटा आ मिलके क्या बना, त्रा बना, ठीक है। फिर उसके बाद जा है और प्लस इया है, हलंत में है, उसके बाद प्लस छोटा आ है, क्या बना, ज्ञा। मुख्यतः संस्कृत में ये 3 माने गए हैं, ठीक है। कौन माने गए, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद आता है आयोगवाह। आयोगवाह जो है ना ये स्वर में ही होते हैं, ना ही ये व्यंजन में होते हैं, ठीक है। अर्थात अगर कहें तो वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण, ठीक है, वर्णमाला या महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण इन्हें आयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। ये कौन कौन से, जैसे अन्न, ठीक है, या इनका एक नाम और है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार को क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं अन्न। फिर विसर्ग जो क्या कहलाता है, आहा। फिर जिह्वा मूली, ठीक है, जो कि ऐसे लिखे होते हैं ख और खा, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, जिह्वा मूली कहा जाता है। फिर उसके बाद उपध्मानी, ठीक है, उपध्मानी भी जो होता है, उपध्मानी भी ये है, ठीक है, ये भी क्या होते हैं कि ये भी आयोगवाह के अंतर्गत ही आते हैं। ये इनका मूलतः संस्कृत के श्लोकों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसे लगी, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा ताकि हमें आगे भी कुछ प्रेरणा मिले आपके कमेंट के द्वारा, और हम आपको और अच्छी से अच्छी क्लास प्रस्तुत करें। तो गौतम स्टडी पर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।